हेलो बेटा। गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग वैलिडिटी से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बुद्धि की तरफ। बुद्धि, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। इंटेलिजेंस इज द रिगार्डेड एज द पावर ऑफ अटेंशन। सो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंसी की, इसे कॉन्सेप्ट की। तो कहने का अर्थ है कि ये जो आपकी इंटेलिजेंसी है, वैसे तो ये एक सामान्य पद है, हर कोई जानता है इसको। पर डे हम लोग ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं, इंटेलिजेंस, बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास, बुद्धि है। तो यहाँ है कि नहीं है, इसका टेस्ट हम लोग पहले ही, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो जाहिर सी बात है कि इसको टेस्ट करेंगे, मेजर करेंगे, इसके बाद बोलेंगे हाँ इस पर्सन का या इस सब्जेक्ट का आईक्यू लेवल इतना है। तो बुद्धि की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो एक फॉर्मल डेफिनेशन जो साइकोलॉजिस्ट ने दिया कि इंटेलिजेंस इज द व्हाट इन इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर। तो कहने का अर्थ है कि जो बुद्धि परीक्षण मापता है वही बुद्धि है। तो ये तो आपकी सामान्य बात होगी। लेकिन अगर हम डेफिनेशन को डीपली अगर मेजर करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि बुद्धि वास्तव में क्या है। तो बुद्धि कहने का अर्थ है कि बुद्धि जो है वो वातावरण के साथ आपका एक तरह से एडजस्टमेंट करती है, आपके इन्वायरमेंट के साथ आपका एडजस्टमेंट करती है। और वातावरण यानी कहने का अर्थ है कि जो आपके आसपास का इन्वायरमेंट है या आप जिस इन्वायरमेंट में जा रहे हैं वहाँ खुद को कैसे आप एडजस्ट करते हो, ये कैपेसिटी जो आपके पास है यही बुद्धि है। यानी जो व्यक्ति जितनी जल्दी किसी दूसरे इन्वायरमेंट में जा कर के वहाँ पर खुद को एडजस्ट कर ले रहा है तो वही उसकी बुद्धि समझी जाएगी। और जितनी जल्दी ये अडॉप्ट कर रहा है, जितनी आसानी से वो एडजस्ट कर रहा है, वही उसकी बुद्धि की तीव्रता होगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि बुद्धि क्या है, जो डेफिनेशन दी गई है उसमें बुद्धि को एक तरह से कहें तो एबिलिटी टू लर्न की बात कही गई है, यानी सीखने की क्षमता। तो सीखने की क्षमता के रूप में जहाँ परिभाषित किया गया है तो इसमें है कि व्यक्ति जो है उसमें क्षमता जितनी अधिक होगी वह किसी क्रिया को उतनी ही आसानी से सीख लेगा। कहने का अर्थ है कि जिसमें जो बुद्धि है वो बुद्धि, चूंकि सीखने की क्षमता भी मैंने कहा कि एबिलिटी टू लर्न, तो यहाँ उसमें जितनी क्षमता होगी उसके आधार पर वो सीखेगा। तीसरी तरह की जो डेफिनेशन आपकी दी गई थी वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की दी गई थी, अमूर्त चिंतन। यानी बुद्धि जो है वह अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक, इसमें जो व्यक्ति हैं जितनी अधिक जितना कहें तो अधिक से अधिक अगर अमूर्त चिंतन कर पा रहे हैं, जहाँ पे आपके सब स्टिमुलस सब्सटेंस है बट वो रीजनिंग कर रहा है, तो उसकी बुद्धि क्या है उतनी ही आपकी कहें तो तीव्र मानी जाएगी, उतनी ही शार्प मानी जाती है। कहने का अर्थ है कि इंटेलिजेंसी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एक्टिविटीज that are characterized by difficulty, complexity, abstractness, economy, adaptiveness to goal, social value, the emergencies of original, and to maintain such activities under condition that demand a concentration of energy and a resistance to emotional factor। ठीक है, यहाँ कहने का अर्थ है कि इंटेलिजेंसी रिफर्स टू द होल क्लास of cognitive behaviors which reflect an individual capacity to solve problems with insight to adopt himself to new situation, to think abstractly and to profit from his experience। तो अगर हम बुद्धि की बात कर रहे हैं तो बुद्धि एक सामान्य योग्यता है और सभी प्राणियों में पाई जाती है, लेकिन कितनी मात्रा में पाई जा रही है, कितना अधिक है कितना कम है, ये डिपेंड करता है कि हम अपनी इन्वायरमेंट के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं, हम किसी चीज़ को कितनी जल्दी लर्न कर पाते हैं, वो हमारी जो कैपेसिटी है उसको भी शो करती है। साथ ही जो हम ऐसे रीजनिंग कर रहे हैं, जो हमारा ऐसा चिंतन है जहाँ पर कि अमूर्तता है, जहाँ पर स्टिमुलस सब्सटेंस है लेकिन हम उसके बारे में रीजनिंग कर पा रहे हैं, इन सब के ऊपर वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बुद्धि एक विशिष्ट योग्यता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने जीवन की जो भी जटिल समस्याएं होती हैं, जो भी उसकी जटिल परिस्थितियां होती हैं, वो उसके साथ, उस परिस्थितियों के साथ एक तरह से तालमेल बैठा लेता है। ठीक, तो यहाँ जो आपकी बुद्धि है वास्तव में किसी एक क्षमता को इंडिकेट नहीं कर रही है कि व्यक्ति के अंदर एक ही कोई एबिलिटी है। बुद्धि से आपकी जो कई क्षमताएं होती हैं, जो
हर प्रकार की आपके अंदर की जो क्षमता है, किसी प्रकार एक प्रकार की क्षमता नहीं, कई प्रकार की जो क्षमताएं होती हैं उसके बारे में आपका मेजरमेंट होता है। कहने का अर्थ है कि कई क्षमताओं का जो योग है उसे हम क्या कहेंगे? बुद्धि। बुद्धि के सहारे ही व्यक्ति हाँ जो है किसी समस्या का समाधान ढूंढता है। तो समाधान वो चाहे ट्रायल एंड एरर थ्योरी से ढूंढे, चाहे वो इंसाइट थ्योरी से ढूंढे, लेकिन जो भी वो समस्या का समाधान कर रहा है वो किसके द्वारा कर रहा है? वो बुद्धि के द्वारा कर रहा है। किसी भी समस्या के समाधान में जो हमारी पूर्व की अनुभूतियां हैं उससे हमको लाभ मिलता है। तो पूर्व की अनुभूतियों को हम अपनी स्मृति में रखते हैं और जब हम उसका लाभ उठाते हैं तो कितनी मात्रा में हम लाभ उठा पा रहे हैं अपनी पूर्व की अनुभूतियों का, ये डिपेंड करता है हमारी इंटेलिजेंसी पे। बुद्धि के सहारे ही हम कोई कहें तो पर्पसफुल जो हमारी एक्टिविटी होती है वो कर पाते हैं, क्योंकि पर्पसफुल हम तभी करेंगे जब हमारे पास बुद्धि होगी। और जितनी अधिक मात्रा में हमारी बुद्धि होगी हम उतना ही ज़्यादा सार्थक और उद्देश्यपूर्ण पूर्ण रूप से क्रिया करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि ऐसी जो क्रियाएं जो उद्देश्यपूर्ण हो, तर्कहीन न हो, तो तर्कयुक्त हो, ऐसी स्थिति में जब हम अपनी समस्या का कि ऐसी कोई समस्या है जिसका हम समाधान कर लेते हैं तो यहाँ पर ये माना जाता है कि हमारे पास बुद्धि अधिकतम है। इसके विपरीत ऐसी जो निरर्थक उद्देश्यहीन जो क्रियाएं होती हैं वहाँ पर अगर ऐसा कोई व्यक्ति क्रिया कर रहा है या किसी समस्या के समाधान में, तो यहाँ कहा जा सकता है कि ये जो व्यक्ति है उसके अंदर बुद्धि की मात्रा कम है। ठीक। तो यहाँ बुद्धि को वातावरण के साथ एक तरह से प्रभावकारी ढंग से अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो एडॉप्टेशन करने में कहें तो मदद करता है। जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसके साथ हम कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारी बुद्धि पर। जो आपकी बुद्धि में अगर हम रीजनल थिंकिंग की बात करें, जो विवेकशील एक तरह की चिंतन है, उसमें अमूर्त चिंतन की जो योग्यता है उसमें भी हमको बुद्धि ही मदद करती है। कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा उसमें सोचने और चिंतन करने की जो क्रिया होगी, वो तरीका होगा, वो काफ़ी विवेकपूर्ण होगा, तर्कपूर्ण होगा, युक्त संगत होगा। लेकिन जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है, वो तर्कयुक्त कहें तो तर्कपूर्ण व्यवहार नहीं कर पा रहा है, जिसमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता नहीं है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कम बुद्धि वाले होते हैं तथा आपकी अविवेकपूर्ण चिंतन वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में चिंतन करने की जो आपकी कार्य प्रणाली है वो काफ़ी कहें तो कमज़ोर प्रकृति की होती है। तो ये कह सकते हैं कि जो आपका बुद्धिमान व्यक्ति है वो किसी भी प्रकार की कठिन समस्याएं हैं या जटिल समस्याएं हैं उनके बारे में कुछ मौलिकता रखता है और अपनी जो गत अनुभूतियां हैं उसका उपयोग करके वो अपनी समस्या का समाधान चाहे सूझविधि द्वारा करे, चाहे ट्रायल एंड एरर थ्योरी द्वारा करे, लेकिन करता है। और समस्या का समाधान हमेशा उसका उद्देश्यपूर्ण होता है, क्योंकि जब भी वो कोई क्रिया करेगा तो उद्देश्यपूर्ण चिंतन के द्वारा ही क्रिया करता है। तो यहाँ अगर हम पी वी वर्णन 1969 की बात करें, पी.ई. वर्णन 1969 की बात करें, तो वर्णन ने बुद्धि के जो आपके कॉन्सेप्ट थे उसको उन्होंने 3 अर्थ में लिया था। जो बुद्धि का कॉन्सेप्ट था उन्होंने इसका 3 अर्थ में लिया था। पहला था उनका इंटेलिजेंस एज जेनेटिक कैपेसिटी। तो इंटेलिजेंस एज अ जेनेटिक कैपेसिटी में उन्होंने जो बुद्धि है उसमें उन्होंने कहा था कि ये कम्प्लीटली हेरेडिटिकल होती है। कहने का अर्थ है कि आपकी जो बुद्धि है वो पूर्ण रूप से आपकी आनुवंशिकी आधारों से संबंधित होती है। हेब ने भी आपकी इंटेलिजेंस ए कहा जिसे, जो आपकी बुद्धि का एक जीनोटाइप है। कहें तो जीनोटाइप एक तरह से उसका प्रकार है जिसमें बुद्धि जो है व्यक्ति की आनुवंशिक गुणों से संबंधित होता है या आनुवंशिक गुणों से संबंध रखता है। तो कहने का अर्थ है कि जो वर्णन ने आपके इंटेलिजेंस एज जेनेटिक कैपेसिटी की बात की थी उसी बात को हेब ने टाइप ए इंटेलिजेंस कहा। यहाँ इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये आपकी कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जहाँ की कहा गया है कि जो टाइप ए इंटेलिजेंस, तो टाइप ए इंटेलिजेंस जो है वो जीनोटाइप का है जिसमें आपकी आनुवंशिकी यानी हेरिडिटी की बात की गई है। कहने का अर्थ है कि इंटेलिजेंस जो है वो हेरिडिटिकल होता है या आनुवंशिक गुण माना गया है। दूसरा जो उन्होंने बुद्धि का कॉन्सेप्ट क्लियर किया उसमें उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एज अ ऑब्जर्व बिहेवियर, इंटेलिजेंस एज एन ऑब्जर्व बिहेवियर। तो यहाँ जो उन्होंने कहा कि ऑब्जर्व बिहेवियर है, हम इसको देखेंगे तो आपका जो आनुवंशिकता है और जो वातावरण के साथ एक तरह का जो इंटरेक्शन है,
इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप जो हम देख पाते हैं वही आपका क्या है, इंटेलिजेंस है, ऐसा वर्णन ने कहा है। तो कहने का अर्थ है कि आपका इंटेलिजेंस एंड ऑब्जर्व्ड बिहेवियर, इसमें कह सकते हैं कि बुद्धि जो है व्यक्ति के जीन्स, यानी कहने का अर्थ है कि उसका जीनोटाइप, और इसके साथ ही जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है उसके साथ जो इंटरेक्शन इफेक्ट है, साथ ही वो किस सीमा तक व्यक्ति की बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से व्यवहार कर रहा है, उसी सीमा तक उसे बुद्धिमान समझा जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि बुद्धि का यह जो आपका ऑब्जर्वेशनल जो बिहेवियर है ये फिनोटाइप का एक तरह का प्रकार है। यानी जो पहला तो था उनका जीनोटाइप, दूसरा हो गया फेनोटाइप। इसी को आपके हेब ने कहा है बी इंटेलिजेंस। ठीक है, अभी मैंने कहा कि आपके कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन इससे आपके आते हैं। तो यहाँ हेब का टाइप ए इंटेलिजेंस जेनेटिक होगा और टाइप बी इंटेलिजेंस फिनोटाइप होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये जो वर्णन ने कहा इंटेलिजेंस एज अ टेस्ट स्कोर, जिसे हम लोग मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके इंटेलिजेंस एज अ टेस्ट स्कोर, यहाँ पे कहने का अर्थ है कि बुद्धि का जब हम एक तरह से ऑपरेशनल डेफिनेशन देते हैं, एक तरह से जो हम इसका ऑपरेशनल डेफिनेशन देते हैं, तो इसमें कहने का अर्थ है कि जो बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, जैसे जेंसन ने भी कहा है। इसे आपके हेब ने टाइप सी इंटेलिजेंस कहा, यानी बुद्धि का टाइप ए जीनोटाइप, टाइप बी फिनोटाइप और टाइप सी आपकी हो गई आपकी जो ऑपरेशनल जो डेफिनेशन है वो, यानी बुद्धि परीक्षण से जिसका हम मेजरमेंट करते हैं, जो बुद्धि परीक्षण मेजर कर रहा है वो आपकी टाइप सी इंटेलिजेंस ही है। यहीं पर अगर हम सेस्टलर की बात करें तो सेस्टलर 1974 ने टाइप ए टाइप बी टाइप सी में से बुद्धि जो है सी के साथ कई तरह की समस्याएं संबंधित होती हैं, ऐसा सेस्टर का कहना था कि टाइप ए टाइप बी और टाइप सी में से बुद्धि सी के साथ कई तरह की समस्याएं संबंधित होती हैं। क्यों होती हैं, अब ये जानना ज़रूरी हो गया। कहने का अर्थ है कि इसमें जो टाइप सी होती है ये ऐसे कारक हैं, ऐसे फैक्टर हैं जो टेस्टी है, जिस पर हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। तो जो टेस्टी होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके परीक्षण के जो निष्पादन है यानी टेस्ट जो परफॉर्मेंस है उसको कम कर सकता है, जो हमारा टेस्ट परफॉर्मेंस है उसको कम कर सकता है। इसमें सब्जेक्ट के अंदर की जो आपके मोटिवेशन होते हैं उसमें कमी आने लगती है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके मोटिवेशन में, उसके प्रेरणा में एक तरह से कमी आने लगती है। और टेस्ट के जो आपके स्वरूप हैं, जो नेचर है टेस्ट का, उससे अगर जो हमारा सब्जेक्ट अगर अनभिज्ञ है, उसे नहीं पता है, परीक्षण के जो इंस्ट्रक्शन है वो उसको भी ठीक नहीं समझ पा रहा है, या जो टेस्टर है उस पर पूर्ण रूप से वो विश्वास नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो भी आपकी स्कोरिंग होगी वो कम मात्रा में होगी। तो जो सब्जेक्ट है उसके टेस्ट की जो परफॉर्मेंस है, जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, इन सारे जो फैक्टर्स हैं उसमें कमी हो जाती है, तभी हमारी जो बुद्धि सी है यानी इंटेलिजेंस सी है, इसके अर्थ के अनुसार कम बुद्धि का समझा जाएगा। यानी वैसे हमारा जो सब्जेक्ट है उसको कम बुद्धि का हम समझेंगे, लेकिन ये सच्चाई नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो पूर्ण रूप से इंस्ट्रक्शन नहीं समझ पा रहा है, हमारा जो टेस्टर है उस पर उसको विश्वास भी नहीं है, इंस्ट्रक्शन क्लियर उसे नहीं हो पा रहा है, टेस्ट क्यों किया जा रहा है, क्यों एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है उसके बारे में भी उसको कोई नॉलेज नहीं है, उसके अंदर मोटिवेशन भी नहीं है। तो जहाँ मोटिवेशन नहीं है, जहाँ उसके कॉन्सेप्ट को वो क्लियर नहीं समझ पा रहा है, इंस्ट्रक्शन नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जब हम उस पर कोई टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो वो कम्प्लीटली मोटिवेशन में है ही नहीं, तो वो रिजल्ट कहाँ से उसका अच्छा आउट होगा। कहने का अर्थ है कि वो जो भी आपका टेस्ट जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं हो पाएगा, नहीं बेस्ट परफॉर्मेंस वो नहीं कर पाएगी। तो जहाँ टेस्ट पर बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है तो कारण तो कुछ और है, क्योंकि वो टेस्ट से संबंधित जो सारी चीज़ें हैं, जो फैक्टर हैं, वो उसको प्रभावित कर रहे हैं, तो वो उन सबको नहीं समझ पा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम टेस्ट जो इंटेलिजेंस सी है, कहने का अर्थ है कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है, तो यहाँ तो हम जो इंटेलिजेंसी सी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इंटेलिजेंसी सी उस सब्जेक्ट में जिसमें कि ये सारी फैक्टर्स से उसको प्रभावित कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसकी बुद्धि कम मापी जाएगी।
जबकि ये सच्चाई नहीं होगी, क्योंकि वो तो मोटिवेशन और इंस्ट्रक्शन न क्लियर होने के कारण उसमें जो इंटेलिजेंसी सी है वो उसकी मात्रा कम हो रही है। तो कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है जहाँ पर कि जो इंटेलिजेंसी सी है वो अदर फैक्टर की वजह से प्रभावित हो रही होती है, और हमको लगता है कि पर्सन में बुद्धि नहीं है या किसी एक कारण से उसका परफॉर्मेंस डैमेज होता है, और परफॉर्मेंस को हम सिर्फ ऑब्जर्व करके ये नहीं कह सकते कि पर्सन में इंटेलिजेंसी कम मात्रा में है। अब हम बात करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट की। अभी तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा था, उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग इंटेलिजेंस टेस्ट की तरफ। इंटेलिजेंस टेस्ट से मतलब है वैसे परीक्षण से, वैसे टेस्ट से जिनके द्वारा व्यक्तियों की जो बुद्धि लब्धि है उसको मेजर किया जाता है। यानी आईक्यू लेवल जिसके द्वारा हम मेजर करते हैं वही आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है। बुद्धि लब्धि जो होती है व्यक्तियों के सामान्य बौद्धिक स्तर को ही व्यक्त करता है। तो यहाँ सामान्य बौद्धिक स्तर से संबंधित जो मेजरमेंट होता है वो हम करते हैं, तो उसके लिए हमको बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता होती है। यानी कहने का अर्थ है कि बुद्धि परीक्षण से मतलब वैसे परीक्षण से होता है जिनसे बुद्धि लब्धि को ज्ञात किया जाता है। बुद्धि लब्धि व्यक्ति के सामान्य बौद्धिक स्तर को व्यक्त करती है। व्यक्ति का सामान्य बौद्धिक स्तर कितना है, जब हमको इसके बारे में मेजरमेंट करना होगा तो हम बात करेंगे आपकी बुद्धि लब्धि की। बुद्धि परीक्षण के द्वारा जो अनेक प्रकार के कार्य हैं, प्रश्न हैं, उनको हम अपने सब्जेक्ट के सामने रखते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो इन प्रश्नों को या इन कार्यों को, चाहे अगर पर्सन क्वालिफाइड है, अगर साक्षर है तो हम उससे प्रश्नों को हल करवाते हैं। इसके विपरीत अगर ऐसे पर्सन हैं जो नॉन एजुकेटेड हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनसे हम किसी स्पेसिफिक कार्य को देते हैं और उसको करवाते हैं। तो प्रश्नों या कार्यों को हल किया जाता है, और पेशियों के कार्यों या प्रश्नों के हल का जो मूल्यांकन होता है, जब उसका मूल्यांकन करते हैं तो उस आधार पे हम उसकी बौद्धिक क्षमता का मेजरमेंट कर पाते हैं। कहने का अर्थ है कि इंटेलिजेंस टेस्टिंग प्रोवाइडिंग एन इंडेक्स सच एज IQ इंडिकेटिंग इंडिविजुअल जनरल इंटेलेक्चुअल लेवल and presence of various specific abilities. In such test, a wide variety to task in presented to the subject in the acceptation that and adequate sampling and all important function will to be covered. तो बुद्धि परीक्षण की जो रचना होती है इसी प्रकार की ही की जाती है कि इससे इसका जो उपयोग है, अनेक प्रकार की परिस्थितियां हैं, जिस भी परिस्थिति में हम एडमिनिस्ट्रेट करना चाहें ऐसे टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट कर सकें, जिसमें कि यह उनमें से अपेक्षाकृत ऐसी जो कसौटियां होती हैं जो आपकी वैलिड हों, तो उस पर हम मेजरमेंट कर सकें। तो इसके माध्यम से विशेष रूप से अगर हम बात करें IQ लेवल की, तो बुद्धि लब्धि से एक ऐसे प्राप्तांक का पता चलता है कि ऐसी स्कोरिंग का पता चलता है जिससे एक व्यक्ति की जो सामान्य बौद्धिक स्तर है उससे संबंधित जो विभिन्न विशेषताएं हैं, योग्यताओं का भी आपके पता चलता है। यानी कहने का अर्थ है कि हम IQ लेवल का जब मेजरमेंट करते हैं तो उससे जो हमको स्कोर मिलता है उस स्कोर से हम सामान्य बौद्धिक स्तर से संबंधित जो भी पर्सन के अंदर विशिष्ट योग्यता होती है या उसकी स्पेसिफिक जो क्षमता होती है उसका हम मेजरमेंट आसानी से कर लेते हैं। वैसे एक ऐसे परीक्षण जिसमें कि संबंधित जो सब्जेक्ट है उसके सभी आपके विभिन्न प्रकार के जो कठिन कार्य हैं इसकी प्रत्याशा से प्रस्तुत किया जाता है, इसके माध्यम से ही सभी प्रकार के आपके महत्वपूर्ण जो बौद्धिक कार्य हैं उनके प्रति दर्शकों की भी पूर्ति हो जाती है। तो हम इन्हीं के माध्यम से बुद्धि का मेजरमेंट करते हैं, यानी कुल मिलाकर के बुद्धि लब्धि के द्वारा ही हम बुद्धि का मेजरमेंट कर पाते हैं। बुद्धि लब्धि के द्वारा किसी भी व्यक्ति की जो मानसिक परिपक्वता की गति है उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। यानी व्यक्ति कितना मानसिक रूप से परिपक्व है, जब हमको इसका मेजरमेंट करना होगा तो हम बुद्धि लब्धि का मेजरमेंट करेंगे। जैसा कि विनय ने कहा है कि वह बालक जिसकी मानसिक आयु वास्तविक आयु के बराबर हो तो उसे सामान्य बुद्धि वाला कहा जा सकता है। साथ ही वह बालक या व्यक्ति जिसकी मानसिक आयु और वास्तविक आयु से अधिक हो उसे हम तीव्र बुद्धि वाला समझेंगे, और जिसकी मानसिक आयु वास्तविक आयु की तुलना में कम हो उसे हम मंद बुद्धि का समझेंगे। तो यहाँ अब ये दिमाग में प्रश्न जरूर आएगा कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु वास्तव में है क्या।
मानसिक आयु और वास्तविक आयु क्या है जिसके द्वारा हम बुद्धि लब्धि का मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ हम आपको बता दें कि जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने व्यक्तियों की आयु को दो भाग में बांटा है। पहला उन्होंने बताया है वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज, और दूसरा उन्होंने बताया है मानसिक आयु, इट मीन्स मेंटल एज। क्रोनोलॉजिकल जो एज है आपकी, जो वास्तविक आयु है, वो उससे उसका अर्थ है कि व्यक्ति जन्म से लेकर के आज तक के समय में कितने दिन का हुआ, यानी जब वो पैदा हुआ था उस डेट से अब तक उसकी उम्र कितनी है, ये उसकी वास्तविक आयु होती है, जिसे क्रोनोलॉजिकल एज भी कहा जाता है, जिसे तैथिक आयु भी कहा जाता है, और इसी को हम वास्तविक आयु कहते हैं। जिस दिन आप लोग अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हो, तो वो जो डेट, जिस दिन आपका हैप्पी बर्थडे हो गया, तो जिस दिन आपकी जन्मदिन है, जन्म के दिन से अब तक की जो आपकी आयु है वो आपकी वास्तविक आयु है। दूसरी तरफ बात मनोवैज्ञानिकों ने की मानसिक आयु की, MA, मेंटल एज। ये आयु जो है वो दूसरे तरह की आयु होती है, जिसका प्रयोग स्पेसिफिक बात करें तो इंटेलिजेंसी टेस्टिंग में ही साइकोलॉजिस्ट ने किया है। कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें या आपके मेंटल एज की, तो बिनी और साइमन, शायद आपको पता भी होगा, नाम भी सुना होगा बिनी साइमन का, जिन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट में इन्होंने मानसिक आयु की बात की थी। तो ऐसे संप्रदाय का जो आपका कॉन्सेप्ट है उसका प्रतिपादन सबसे पहले बिनी साइमन द्वारा ही किया गया था, और 1975 ने मानसिक आयु को परिभाषित किया। उनका कहना था कि जो मेंटल एज है, मेंटल जो आपका एज है, वो एक ऐसा स्कोर है जिसका निर्धारण अपने ही उम्र या अपने से कम या अधिक उम्र के बच्चों के साथ एक तरह से औसत निष्पादन के साथ तुलना करके किया जा सकता है। उनका कहना था कि मेंटल एज एक स्कोर है, इट मीन्स कि मेंटल एज is a score that is determined by comparing a child score with the average score of his or her age mates and with the score obtained by the younger and older children in the norming group। तो यहाँ जो नॉर्मिंग ग्रुप है उसके साथ उसका क्या जो निष्पादन में तुलना औसत कैसे किया जा रहा है, वो उससे उम्र में अधिक है या कम है, इसके साथ मेजर करके वो निकाला जाता है मेंटल एज। कहने का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए कि कोई आपका बच्चा है और इसकी वास्तविक आयु 6 साल है, यानी उसकी जो बर्थ डेट है उससे अब तक की उसकी आयु टोटल 6 साल यानी 6 ईयर। जो 8 साल के बच्चे के लिए आपका इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया है, उस पर इस उम्र के जो निर्धारित समस्या के समाधान में अगर वो सफल हो पा रहा है, यानी कहने का अर्थ है कि 6 साल का बच्चा है और 8 साल के बच्चे के लिए जो इंटेलिजेंस टेस्ट आपके बनाए गए हैं, अगर वो उसका समाधान, उसमें जो समस्या है या जो प्रश्न है उसका समाधान करने में अगर वो सफल है, तो उस बच्चे की जो मानसिक आयु है वो 8 वर्ष की होगी, लेकिन उसकी वास्तविक आयु कितने साल की होगी? 6 साल की। ठीक है। इसी तरीके से हो सकता है कि जो 6 साल का बच्चा है वो 4 साल के बच्चे, जो 4 साल का बच्चा है उस पर बना जो बुद्धि परीक्षण है उसको वो सॉल्व करने में सफल हो रहा है, लेकिन 6 वर्ष के बच्चे का जो बुद्धि परीक्षण है उस पर वैसे प्रश्नों को उससे वैसे समस्याओं का समाधान करने में या वैसे प्रश्नों को हल करने में वो सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो उस बच्चे की जो मानसिक आयु है वो 4 साल होगी और उसकी वास्तविक आयु जो है वो 6 साल होगी। तो यहाँ जो उम्र की बात की गई है, मानसिक आयु की बात की गई है, उसमें यही कहा गया है कि जो बच्चा जितने उम्र के समस्याओं का या प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो पा रहा है वही उसकी मानसिक आयु होगी। अब यहाँ पे मानसिक आयु या वास्तविक आयु कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। जब मानसिक आयु और वास्तविक आयु से कम होता है तो व्यक्ति मंदबुद्धि का होगा। जब मानसिक आयु आपकी वास्तविक आयु से अधिक होगा व्यक्ति तीव्र बुद्धि का समझा जाएगा, और जब मानसिक आयु और आपकी वास्तविक आयु एक बराबर होगी तो नॉर्मल इंटेलिजेंसी का माना जाएगा। तो इस तरह से जो मानसिक आयु है उसका एक आधार बना दिया गया है जिस पर कि व्यक्ति की बुद्धि के बारे में एक तरह से अंदाज लगाया जा सकता है।
अब हम बात करें अगर बुद्धि लब्धि की, तो बुद्धि को मेज़र करने के लिए जो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण आपका किया गया था, वो बिने और साइमन ने 1905 में विकसित किया था। बिने साइमन 1915 में। तो जो उन्होंने इस टेस्ट को डेवलप किया, तो सबसे पहला यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपके कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया था, और उन्होंने इसका स्वरूप जो रखा था वो मानसिक आयु का आधार रखा था। तो मानसिक आयु के आधार पर जो टेस्ट आपका डेवलप किया गया था सबसे पहले, वो बिनेट और साइमन 1905 के द्वारा विकसित किया गया था। लेकिन आपकी ये जो परीक्षण थे, इसमें बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मेजर किया गया था। तो मनोवैज्ञानिकों को इससे संतुष्टि नहीं हो पाई, और उन्होंने 1916 में बिने साइमन की इस टेस्ट को में थोड़ा सा संशोधन किया, और टर्मन ने स्टैनफोर्ड जो यूनिवर्सिटी थी उसमें उन्होंने इंटेलिजेंस क्वांटिटी, इट मीन्स IQ के जो कॉन्सेप्ट थे उसको और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश की। और उन्होंने जो इंटेलिजेंसी टेस्ट है उसको मेजर करने के लिए आपके मेंटल एज की जगह पर IQ का प्रयोग किया, यानी बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया। वैसे बुद्धि लब्धि के बारे में विलियम स्टर्न ने भी 1912 में सबसे पहले अपने सुझाव कुछ दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि बुद्धि लब्धि आपकी मानसिक आयु और वास्तविक आयु, इट मीन्स की इंटेलिजेंस क्वांटेंट आपकी मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज का एक ऐसा रेशियो है जिसमें अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो रिजल्ट मिलता है, जो परिणाम प्राप्त होता है, वही हमारा अनुपात, आपके बुद्धि लब्धि का अनुपात कहा जाता है। तो इसीलिए आपकी बुद्धि लब्धि को, यानी जो इंटेलिजेंस कंटेंट है, इसको रेशियो इंटेलिजेंस कंटेंट भी कहा जाता है। और यहीं से इस सूत्र का प्रतिपादन किया कि IQ इज इक्वल टू MA/C इंटू 100, यानी इंटेलिजेंस क्वांटिटी इज इक्वल टू मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। वैसे कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे थे जिन्होंने कि बुद्धि की बात की, और उन्होंने कहा कि जो हमारी बुद्धि लब्धि है, हम इसको वास्तव में बुद्धि लब्धि के रूप में व्यक्त कैसे करें। कारण ये था कि जो आजकल के आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने असंतोष व्यक्त किया एक तरह से, और उनका ये कहना था कि जो हमारी मानसिक आयु है, यानी मेंटल एज जो हमारी है, वो वास्तव में 18 से 19 साल के बाद नहीं बढ़ती। मानसिक आयु हमारी 18 से 19 साल के बाद संभवतः बढ़ती नहीं है, या कहें तो कम बढ़ती है। लेकिन अगर हम क्रोनोलॉजिकल एज की बात करें, जो हमारी वास्तविक आयु होती है, वो तो बढ़ती जाएगी। तो ऐसी स्थिति में 18 से 19 साल के बाद प्रत्येक जो उम्र के व्यक्ति होंगे, उनकी बुद्धि लब्धि, जो ये फार्मूला दिया गया है MA/C इंटू 100, तो ये जो फार्मूला है, अगर हम इससे ज्ञात करेंगे तो इंटेलिजेंसी हमेशा कम होती समझ में आएगी। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर हमारी जो बुद्धि है वो कम होती समझ में आएगी, जहाँ पर कि आपकी क्रोनोलॉजिकल एज कुछ और है और मेंटल एज आपकी क्लोज हो रही है। तो इसमें जो आपका IQ स्कोर है, वो बुद्धि परीक्षण पर समान उम्र के व्यक्तियों की अगर हम तुलना करेंगे, या व्यक्ति की जो परफॉर्मेंस है उससे हम पता लगाएंगे, तो ये पूर्ण रूप से हमको पता नहीं चल पाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके स्कोर की हमको अगर व्याख्या करनी होती है, एनालिसिस करनी होती है, तो अपने उम्र का जो एक तरह का मानक होगा, जो नॉर्म्स होगा, उससे किया जाता है। तो प्रत्येक उम्र या आयु के बीच में हम ये जो प्राप्तांक होते हैं, जो स्कोर होते हैं, वहाँ स्वेच्छा से 100 मान लिया जाता है। और यदि ऐसे किसी बुद्धि परीक्षण पर किसी व्यक्ति का अगर प्राप्तांक अपने आयु के निर्धारित जो मीन है, कहने का अर्थ है कि जो 100 कहा गया है, उससे अधिक होता है, तो उसे औसत से ऊपर बुद्धि का मान लेंगे। लेकिन प्राप्तांक निर्धारित मात्रा से अगर कम आता है, तो उसे औसत से नीचे बुद्धि का समझा जाता है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का प्राप्तांक, इससे नए अर्थ में यह पता चल रहा है कि जो एवरेज हम जिसे बुद्धि विचलन कहेंगे, डेविएशन ऑफ IQ, तो उसे बुद्धि विचलन कहा जा गया है। से किसी बुद्धि जो परीक्षण है, उस पर व्यक्ति का जो निष्पादन है कितना विचलित होता है, इसका पता लगाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि बुद्धि के जो नए अर्थ में मानसिक आयु के संप्रत्यय को हटा दिया गया। तो यहाँ विचलन बुद्धि लब्धि, एक नया और शब्द मिल गया हम लोगों को कि विचलन बुद्धि लब्धि क्या है। तो यहाँ सबसे पहले ये बता देना ज़रूरी है कि जो विचलन बुद्धि लब्धि है, उसका संबंध बुद्धि के जो बुद्धि लब्धि है उससे कुछ से नहीं होता, बल्कि मानक का जो प्राप्तांक स्टैंडर्ड जो स्कोर है उससे होता है। यानी अपने आप में एक तरह से कहें तो एक भ्रामक है
जो विचलन बुद्धि लब्धि है उसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम स्टैंडर्ड स्कोर निकालेंगे। स्टैंडर्ड स्कोर निकालने के बाद इसी आपके प्राप्तांक का एक स्केल जिसे आप मीन कहते हैं, मीन इक्वल टू 100, और स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि यहाँ बुद्धि लब्धि निकालनी है तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम 15 मान लेंगे, उसमें हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं और उसी के आधार पर उसकी व्याख्या कर दी जाती है। तो यहाँ पर ये जो व्याख्या की जाती है ये आपका बुद्धि विचलन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है, कोई सब्जेक्ट है, उसका बुद्धि परीक्षण जो प्राप्तांक है वो 50 है, ठीक, 50। उसी परीक्षण को उस व्यक्ति के जो समान उम्र के अगर व्यक्ति पर हम एडमिनिस्ट्रेट करें, यानी वैसे ही वही परीक्षण है और वैसे उसी उम्र के हम समान व्यक्तियों पर उसे एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसका जो माध्य है, जो मीन है, वो 30 होगा और जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10 मिलेगा। तो अब यहाँ पर उस व्यक्ति का हम स्टैंडर्ड स्कोर जब निकालेंगे तो यहाँ 50 - 30 अपॉन 10 यानी इक्वल टू, तो यहाँ मानक जो प्राप्तांक है, जो स्टैंडर्ड स्कोर है, उसको मापने में बदल दिया जाएगा, जिससे उसका माध्य जो है वो 100 और मानक विचलन 15 हो जाएगा। तो उस व्यक्ति का जो प्राप्तांक 2 हमको मिला है, तो 2 क्या है आपका मानक विचलन जो माध्य से ऊपर होगा, यानी कहने का अर्थ है कि वो 130 का होगा, 130। इसी तरह अगर हम किसी सब्जेक्ट का अगर जो स्टैंडर्ड स्कोर है वो -1 मिल जाए, किसी पर्सन का हमको स्टैंडर्ड स्कोर -1.0 सपोज दैट, तो इस मापनी पर उसका अगर हम जो स्कोर है उसको अगर हम मानक विचलन या मीन से नीचे अगर देखना चाहें, तो जाहिर सी बात है कि माइनस में आ रहा है तो मानक विचलन से या आपकी मीन से नीचे ही होगा, तो यहाँ उसका 85 होगा। तो कहने का अर्थ है कि जो आपकी मापनी है उस पर 100 से ऊपर प्राप्तांक आने पर उसे औसत से अधिक बुद्धि का, और कम आने पर यानी 100 से कम आने पर उसे औसत से निम्न बुद्धि का समझा जाएगा। इसी तरीके से हम देखेंगे तो विचलन जो बुद्धि लब्धि का आपका कॉन्सेप्ट है उसमें आपकी जो मेंटल एज है वो आपके इंटेलिजेंस क्वांटिटी के बहुत से गुणों की जो झलक है बिना किसी तरीके के दोष या कठिनाई के मिल जाता है। ऐसे ही जो गुण होते हैं इस प्रकार के जो समराइज किया गया है, यानी कहने का अर्थ है कि जो आपकी समराइजेशन की गई है, जो तालिका में दिया गया कि 130 से ऊपर होंगे तो क्या होंगे, 30 होगा, 20 होगा, 40 होगा, तो उनका जो समराइज किया गया है उसी आधार पे किया गया है। तो यहाँ अगर 100 का जो आपका मेजरमेंट किया गया है, जो 100 स्कोर से पता चल रहा है कि व्यक्ति औसत बुद्धि का है, क्योंकि वह बिल्कुल एवरेज शो कर रहा है। 100 से ऊपर है जो उसका प्राप्तांक है, 100 से ऊपर का प्राप्तांक है या 100 से नीचे का प्राप्तांक है, तो यहाँ 100 से अगर ऊपर है तो यहाँ वो एवरेज से ऊपर माना जाएगा। 100 से कम है एवरेज से नीचे, यानी बुद्धि स्तर उसकी एवरेज से नीचे आएगी। यही सिचुएशन आपके आगे अगर हम बढ़ाएं तो जो हमारे ऐसे एवरेज जो स्कोर हैं जिसमें व्यक्ति की बुद्धि लब्धि जो है उसके प्राप्तांक के बीच में कितने का अंतर है, ये जानने के बाद उस व्यक्ति के प्राप्तांक का सापेक्ष स्थान, कहने का अर्थ है कि जो रिलेटिव स्टैंडिंग या पोजीशन होती है उसका हमको पता चल जाता है। बुद्धि परीक्षण जो आपके स्कोर होते हैं, जो IQ जो स्कोरिंग की जाती है उसका स्वरूप लगभग आपके अगर हम NPC पर देखें, NPC मीन्स नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे देखें, तो उसी शेप के आकार का आपको मिलेगा। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व NPC जो कि आपकी घंटाकार आकृति, जिसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो ये जो आपकी NPC है प्रसामान्य वितरण का जो है आकार उसको शो करता है। तो कहने का अर्थ है कि जो NPC की हम तालिका की बात करें तो उसके सहारे जो विचलन बुद्धि लब्धि है उसको आसानी से परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्योंकि NPC है तो NPC को हम परसेंटाइल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको आसानी से परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे ये हमको पता चल जाएगा कि जो पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन के कितने परसेंटेज ऐसे हैं जो उच्च हैं या निम्न परीक्षण प्राप्तांक की उम्मीद की जा सकती है, या वो उच्च या निम्न परीक्षण प्राप्तांक पर वो मिल पा रहे हैं या अवेलेबल हैं हमारे सामने। क्लियर है। यहाँ अगर हम फिल्म की बात करें तो उसमें कई जो टेस्टेड हुए हैं जिसमें कि अभी हाल के में ही पाया गया कि जो सभी उम्र के व्यक्ति होते हैं या जो औसत बुद्धि लब्धि के प्राप्तांक में जो वृद्धि होती है, जिस कारण विभिन्न जो बुद्धि परीक्षण के जो नॉर्म्स होते हैं इनके साथ अगर इनको संयोजित करने की आवश्यकता है, तो अगर जो स्टडी की गई है उसके अनुसार बुद्धि लब्धि जो प्राप्तांक हैं उसमें सबसे अधिक वृद्धि और फ्रांस में और उसके बाद जापान और नीदरलैंड में हुआ।
तो संघीय राज्य जो अमेरिका की बात करें तो ऐसी वृद्धि काफ़ी कम हुई है, ऐसा फ्लिन 1989 ने जो अपने स्टडी किया उसमें उन्होंने पाया। कहने का अर्थ है कि फ्लिन ने जो टेस्ट किए थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, नीदरलैंड और अमेरिका में किया था। और वहाँ से उन्होंने जो डाटा कलेक्शन किए थे, जो उन्होंने सैम्पलिंग की थी, उसको लेकर के जो उन्होंने स्टडी किया उसमें उन्होंने यही पाया कि जो आपके सभी उम्र के व्यक्तियों का जो आपका एवरेज आपकी बुद्धि लब्धि है उसके प्राप्तांक में अधिकतर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जिस कारण विभिन्न जो बुद्धि परीक्षण है उसके साथ समायोजित करने की आवश्यकता हुई। तो यहाँ आपके अध्ययन ही ये शो कर दे रहे हैं कि आपकी बुद्धि लब्धि में जो प्राप्तांक है उनमें कमी या वृद्धि किस प्रकार से हो रही है। वास्तव में अगर हम बात करें बुद्धि लब्धि परीक्षण की, तो बुद्धि लब्धि परीक्षण जो है आपका, ये काउंसलिंग गाइडेंस के लिए कहें तो एक तरह से विशेष स्थान रखता है। जो बुद्धि परीक्षण होते हैं इनको सामान्य बुद्धि परीक्षण, विशिष्ट बुद्धि परीक्षण, मानसिक परीक्षण, मानसिक योग्यता परीक्षण कुछ भी कहा जा सकता है। इनमें से किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हैं। जो भी आपका ये परीक्षण है, बुद्धि लब्धि जो परीक्षण है, वो प्रत्येक परीक्षण किसी न किसी रूप में मानसिक योग्यताओं का ही मेजरमेंट कर रहे होते हैं। अगर हम किसी को गाइडलाइन दे रहे हैं या किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं तो वहाँ आपकी बुद्धि परीक्षण का जो उपयोग है वो पहले से ही निश्चित करना आवश्यक होता है, क्योंकि किस प्रकार की मानसिक योग्यता का व्यक्ति है उसकी मानसिक योग्यता का हम मेजरमेंट करने के बाद ही हम उसकी काउंसलिंग कर पाएंगे, उसकी गाइडलाइन हम दे पाएंगे। कहने का अर्थ है कि अगर सामान्य बुद्धि परीक्षण अगर हम मेजर कर रहे हैं पर्सन का, तो उसमें आपकी जो मानसिक योग्यता है, सामाजिक योग्यता है, पर्यावरण के जो अनुकूल व्यवहार करने में परिवर्तन लाने की जो क्षमता है उसका मेजरमेंट हम कर पाते हैं। तो बुद्धि परीक्षण केवल आपकी वर्तमान मानसिक योग्यता का ही नहीं मेजरमेंट करता, बल्कि व्यक्ति की जो व्यवहारिक क्षमता होती है उसका भी मेजरमेंट करता है। साथ ही भविष्य के बारे में भी पूर्वकथन इसके द्वारा किया जा सकता है। तो बुद्धि परीक्षण में जो समायोजन की क्षमता है या समस्या को हल करने की जो योग्यता है उसके हम मेजरमेंट तो करते ही हैं, साथ ही भविष्य में जो परिस्थितियां आएंगी, अनुकूल भी परिस्थिति आ सकती है, प्रतिकूल भी परिस्थिति आ सकती है, इन परिस्थितियों के साथ जो व्यक्ति अपना समायोजन कर रहा है ये आज जो अपनी समस्या का हल करने की कोशिश कर रहा है या जो समस्या का हल करने की उसके अंदर एबिलिटी है, जो योग्यता है, उसका भी मेजरमेंट हम कर पाते हैं। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति के भविष्य के बारे में ये जानकारी मिल पाती है कि व्यक्ति किस प्रकार से अपनी समस्याओं का निदान करेगा और किस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उसके साथ वो कैसे एडजस्ट करेगा। उसकी ये सब मेजरमेंट उसकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही की जा सकती है। कहने का अर्थ है कि उसकी बुद्धि लब्धि का मेजरमेंट करने के बाद ऐसी भविष्यवाणी की जा सकती है कि व्यक्ति आगे चल करके किसी समस्या के प्रति किस प्रकार का परफॉर्मेंस करेगा। तो यहाँ जो व्यक्ति है केवल वर्तमान परिस्थिति के बारे में ही उसके कार्य निष्पादन की बात नहीं की जाती है कि कैसा वो परफॉर्म कर रहा है। यहाँ आगे चल कर के भी उसकी जो परिस्थितियाँ हैं उनके साथ वो किस प्रकार का सामंजस्य बनाएगा इसको जाना जा सकता है और उसके आधार पर उसकी काउंसलिंग गाइडेंस भी दी जा सकती है। यानी उसकी गाइडलाइन भी हम देंगे या उसकी काउंसलिंग भी करेंगे तो उसकी मेंटल एबिलिटी को हम देखते हुए ही दे सकते हैं। तो ये सारी जो योग्यताएं होती हैं ये बुद्धि परीक्षण के द्वारा ही की जा सकती हैं। यानी कहने का अर्थ है कि इन सारी योग्यताओं का मेजरमेंट बुद्धि परीक्षण के द्वारा ही किया जा सकता है। बुद्धि परीक्षण आपकी तर्क योग्यता, अंक प्रवृत्ता या समानता को समझने की एक तरह से योग्यता है, समस्या को हल करने की योग्यता है, शीघ्रता से निर्णय लेने की योग्यता है। जो अनेक परिस्थितियां होती हैं जिसमें कि व्यक्ति को समायोजन करने की आवश्यकता होती है उसकी भी आपकी जो मेजरमेंट है उसको भी किया जा सकता है। या कि व्यक्ति ऐसा है जिसमें कि नेतृत्व करने की उसमें योग्यता है, तो उस इन सब का मेजरमेंट हम जब भी करते हैं तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा ही कर पाते हैं। बुद्धि परीक्षण में जो आपकी मानसिक आयु की बात मैंने की, मानसिक आयु तो शायद आप लोगों को क्लियर हो भी गया होगा, वास्तविक आयु भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मानसिक आयु और जो आपकी बुद्धि लब्धि है, वास्तव में बुद्धि लब्धि आपकी मानसिक आयु के रूप में ही प्राप्त हो पाती है, क्योंकि मानसिक आयु जो है वो तुलनात्मक योग्यता को दर्शाता है। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु और वास्तविक आयु को संबंध बता रहा है। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि जो वह बच्चा है उसके जो स्कोर हैं उसकी आयु के अन्य बालकों के प्राप्तांक से जो है स्कोर हैं उनसे कम है या अधिक हैं या उसके बराबर है। तो यदि व्यक्ति या बच्चा जो है बुद्धि लब्धि अगर 100 है तो उसकी मानसिक योग्यता भी उसी की इक्वल होगी। तो कहने का अर्थ है कि हम इसे ये पता कर पाते हैं कि बच्चा हमारा सामान्य बुद्धि का है। तो उसी के आधार पे
हम उसकी काउंसलिंग भी करते हैं अगर बच्चा सामान्य है। लेकिन अगर मेजरमेंट में ऐसा आ रहा है कि बच्चे का हमने टेस्ट मेजर किया, आईक्यू में लेवल देखा और वो अपने उम्र के बच्चों से उसका आईक्यू लेवल जो है वो कम है, तो वैसी कंडीशन में हम ये मेज़र कर पाते हैं कि हमको उस बच्चे को ज़्यादा गाइडलाइन और ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। उससे हमको और ज़्यादा सुधार लाने की, कहने का अर्थ है कि उसके भविष्य को और ज़्यादा संवारने के लिए उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार लाने की काफ़ी आवश्यकता होती है। तो यहाँ अगर हम काउंसलिंग गाइडेंस में देखें तो जो बुद्धि परीक्षण है इसका सबसे अधिक उपयोग होता है। लेकिन बुद्धि परीक्षण से जो प्राप्त आपके स्कोर होते हैं, जो अंक होते हैं, इनका एनालिसिस करना काफ़ी ट्रिपिकल होता है। कहने का मतलब है ट्रिपिकल का कि यहाँ पे जो हम मेज़र कर रहे हैं उसको हमको काफ़ी सावधानी से देखना होगा। ऐसा ना हो कि हम कुछ मेज़र कर रहे हैं और मेज़रमेंट में हमारी थोड़ी सी भी अगर कमी या बेसी हो रही है तो इसका इफ़ेक्ट सीधा पड़ रहा है बच्चे की भविष्य पे, और उसके मेज़रमेंट पे मैंने जो देखा उसके मेज़रमेंट पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ जब भी हम बुद्धि लब्धि से जो प्राप्त हमारे अंक हैं उनका विश्लेषण हमको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। बुद्धि लब्धि की जो आपकी मानसिक योग्यता है, कुछ लोग ऐसा ही मान लेते हैं कि बुद्धि लब्धि ही बच्चे की मानसिक योग्यता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से गलत है। क्योंकि जैसे 6 वर्ष का अगर बच्चा है उसकी बुद्धि लब्धि अगर 140 है तो उसमें 125 बुद्धि लब्धि वाली अगर 12 वर्षीय जो बच्चे हैं उनके समान मानसिक योग्यता नहीं हो सकती, और ना वो 6 वर्षीय बच्चे जो बच्चा है उसके समान कहें तो समस्यामूलक प्रश्न ही हल कर सकता है। यहाँ बस उसकी मेजरमेंट किए गए हैं इससे कि उसकी 140 है, वो जीनियस है, बट 125 जो बुद्धि लब्धि के आपके बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग वो ऐसे कोई प्रश्नों का हल नहीं कर सकते। तो यहाँ मेजरमेंट करना, उसके साथ ही ऑब्जर्वेशन करना, उसके अनुसार बच्चे को काउंसलिंग करना, ये ज़्यादा बेटर होता है। इसलिए इसकी एनालिसिस जो है वो सावधानी पूर्वक करना चाहिए, जिससे कि बच्चे को सही तरीके से मेजर किया जा सके और उसकी जो गाइडलाइन है, जो काउंसलिंग है, वो उसको अच्छे से प्रोवाइड किया जा सके।